पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में हाईकोर्ट सख्त है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई और एसआईटी के दोनों के मामलों में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी और उस दिन सीबीआई और एसआईटी को चुनाव बाद हिंसा के मामले में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सीबीआई और एसआईटी की टीम ने 4 अक्टूबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सीलबंद रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उसके बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और आईपी मुखर्जी की खंडपीठ ने सीबीआई और एसआईटी को इस मामले में नई जांच रिपोर्ट देने को कहा है। और इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की वजह से पीड़ित परिवारों की भी सुध ली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंसा की वजह से बेघर हुए लोगों के बारे में एडवोकेट जनरल से लिस्ट मांगी है। उधर सीबीआई ने अदालत की सूचना दी है कि अभी तक 40 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अंकित अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। अंकित अरोड़ा जी, जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र किया जाए कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि एक दूसरी रिपोर्ट दी जाए सीबीआई और एसआईटी से। सरकार कोई भी हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, कहीं की भी हो, और जिस तरीके से अब जो हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जो बयान आ रहे हैं ये जो एजेंसियों को लेकर के, ये आने वाले समय के लिए क्या वास्तव में एक गंभीर मुद्दा बन सकते हैं? क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह, सवाल अब बेहद खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई उत्तर प्रदेश मामले को लेकर के लखीमपुर में, और पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के मामले को लेकर के जिस तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हर जगह कहीं ना कहीं एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या राय है आपकी? योगेश जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज के दौर में इंसानियत की कदर जो है वो नामात्र हो गई है। राज्य कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, किसी तरह का वायलेंस, किसी तरह की बर्बरता जो है बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सवाल ये नहीं है कि कितनी जाने गई, सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों। जांच ऐसा क्यों हुआ, किसने भड़काया, इस पे बैठनी चाहिए, ना कि कितने लोगों ने अपने संबंधियों को खो दिया, अपनी परिजनों को खो दिया। जांच इस पे नहीं होनी चाहिए। और ये ना गवारा है कि चुनाव के बाद, चुनाव जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए, जो लोकतांत्रिक मंदिर के अंदर होना चाहिए, उसके शरण में होना चाहिए, अगर उसके बाद वहां पर ऐसी अहिंसा हो रही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कहने को तो देखिए, सत्ताधार पार्टी और विपक्ष के बीच में ये मंथन वो चलता ही रहेगा कि एसआईटी, सीबीआई ये इनके खेमे में है या ये उनके खेमे में है, ये चलता ही रहेगा। ये ऐसा मंथन है जिसका कोई तोड़ नहीं है, ये एक टग ऑफ वॉर है बेसिकली। तो इन संस्थाओं के उतार चढ़ाव और खेल कूद से हटकर अगर हम बात करें तो इंसानी जान की अहमियत होना बहुत जरूरी है। आने वाले समय के लिए ये बहुत ही कष्टदायी होगा एक आम आदमी के लिए अगर वो इन राजनीतिक तंत्रों की चक्कियों में पीछ जाए। तो ये समझने की आवश्यकता है हमें। आपने ठीक बात कही कि राजनीतिक से ऊपर उठ करके आम जनता की समस्याओं को देखते हुए और जिस तरीके से अब सवाल उठने लगे हैं वो बेहद गंभीर है। आम जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अंकित जी, लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी अभी भी पश्चिम बंगाल में लगातार ये आरोप लगा रही है कि वहां पर जिस तरीके से दंगे होते हैं, दंगे भड़काए जाते हैं, विधानसभा चुनाव के दरमियान जो दंगे हुए थे, जिस तरीके से अराजकता का माहौल फैला था, अभी भी बीजेपी ये कह रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए हैं। और जिस तरीके से वहां पर जो घटनाएं देखने को मिली, बलात्कार जैसी जघन्य आपराधिक घटनाएं,
जो कि अब वास्तव में अगर सोच लिया जाए तो सरकार को भी शर्मसार हो जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद सरकारें एक दूसरे पर छींटाकशी कसती हैं, एक दूसरे पार्टी पर, एक दूसरे दलों पर। ऐसे में क्या वास्तव में सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि लगातार मामले होते हैं और उस पर पश्चिम बंगाल की सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है। युगेश जी, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बात रखना चाहूंगा। मैं भाजपा के संबंधित या पश्चिम बंगाल सरकार के संबंधित नहीं रखना चाहूंगा। मेरा यह मानना है, जितना मैं जानता हूं, मुझे नहीं पता कि आप कभी कोलकाता गए हैं। अगर आप कभी कोलकाता गए हैं और कोलकाता के वासियों के साथ आपका कभी कोई संवाद हुआ है तो आपको पता चलेगा कि विकास का दर पश्चिम बंगाल में बहुत नीचे है। आंकड़े कुछ भी कहते हैं, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इतना नीचे है कि मैं आपको बता दूं। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, वहाँ लोग घुट घुट के रह रहे हैं क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बांग्लादेश से, लीकेज बना हुआ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। उसके कारण जो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो पाना पश्चिम बंगाल में मुमकिन सा नहीं हो पा रहा। और मुझे नहीं पता ये राजनीति कैसी चल रही है क्योंकि वहाँ लोकतंत्रीय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की राजनीति तो नहीं चल रही। ममता जी वहाँ की एक सराहनीय नेता है, एक जनप्रतिनिधि, अच्छी जनप्रतिनिधि है वेस्ट बंगाल के लिए। वो किस तरीके से है मैं उस पर कमेंट करना कभी नहीं चाहूंगा, बट यस, ये बात तो सच है कि वेस्ट बंगाल में होने वाली जितनी भी अत्याचार जो एक आम आदमी झेल रहा है वो बिल्कुल भी जो है ना गवारा है, मेरा मानना है। तो ये, और ये बात भाजपा वालों का कहना भी ठीक है। मैं कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट सुन रहा था कि आज भी चुनाव के बाद, तो चुनाव के दौर में भाजपा ने जो पेनिट्रेशन किया, माना कि सरकार नहीं बनाई, बट एक बहुत बड़े विपक्ष के रूप में आके वेस्ट बंगाल में खड़ी हुई। एक पेनिट्रेशन तो हो ही चुका है, एक एंट्री पॉइंट तो बन ही चुका है। और ये देख के वेस्ट बंगाल सरकार, ममता जी के जहन में यह डर बैठ गया है कि अगले चुनाव में या अगले जब मैदान में उतरेंगे तो ऐसा ना हो कि सरकार भाजपा की बन जाए। और इस दौरान में जो खिंचाव तनाव के चक्कर में कौन मर रहा है, वो एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता जो बेचारा झंडा लेके दिन और रात रैलियों के पीछे और अपने नेता को जिताने के लिए, जनप्रतिनिधि को जिताने के लिए लगा हुआ मर वो रहा है। रोटी उसके घर नहीं पहुंच रही है, दंगे उसके यहाँ हो रहे हैं। ये बात समझने की हमें जरूरत है। तो ये अंकित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से अंकित अरोड़ा जी ने बताया कि वास्तव में पार्टियों के बीच में, एक छींटाकशी के बीच में जो पिसता है तो वो आम आदमी पिसता है। सरकारें या राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी कसते रहते हैं।